हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। आप लोग मन लगा के और ध्यान से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे यूपीएससी की। मैं आपकी मेंटर स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में आप सभी का। थोड़ी देर से एमसीक्यू आई है, बट मैं चाहती हूँ कि आपके पास जो भी आए वो सही आए, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। क्योंकि बहुत सारे मटेरियल हैं, हमें क्या नहीं पढ़ना है ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज मैं आप लोग के लिए जो सेशन लाई हूँ ये बहुत ही शानदार होने वाला है, जो आपकी तैयारी को और भी इन्हेंस कर देगा। हम इस सीरीज़ में आज है डे 20, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यू सॉल्व करते हैं विथ पीवाईक्यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो नए वीडियो आते हैं वो पहले मिल जाए और आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और लाइक कर दे, और अपने जो भी बातें हैं उसे चैट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज हम जो डेली एमसीक्यू विथ पीवाईक्यू कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको जो भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो सीधे पीवाईक्यू, मतलब यूपीएससी ने जो अपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्ट हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ताकि आपकी दो चीज़ें हो जाए। एक, आपकी मॉक भी प्रैक्टिस हो जाए। सेकंड, आपका साथ ही साथ पीवाईक्यू, मतलब यूपीएससी में जो पूछे गए हैं सवाल, जो हर टॉपर कहते हैं कि पीवाईक्यू आपके टिप पे होने चाहिए, तो आपका यहाँ दो चीज़ कवर होता है। और हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को। आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मेनली इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट से होंगे, मतलब पॉलिटी वाले सेशन से होंगे। पॉलिटी में बहुत कुछ आता है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने नोट्स को भी फॉलो करते हैं तो भी अच्छी बात है। और आइए चलिए देखते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आपकी पढ़ाई कितनी तक शानदार हुई है। ये मॉक टेस्ट आपके फिल इन द ब्लैंक को फिलअप करने का काम करते हैं। जैसे हमने तैयारी तो कर ली है, बट यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या हमने तैयारी की है वो इन मॉक्स से पता चल जाता है। अगर आपके मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। आप फिर से अपने बेसिक्स बुक्स पे जाएं, उस टॉपिक को रिवाइज करें, पूरा बुक ना पढ़ें, उस टॉपिक को मेनली रिवाइज करें जहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सेकेंड, मैं इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को ईजी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2004 में पूछा था। पहला क्वेश्चन है, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिजोल्यूशन पास किया जाता है वो कहाँ से पास किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अलोन, बी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सी जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट, डी राज्यसभा अलोन। मतलब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की रिजोल्यूशन, मतलब उन्हें रिमूव करना है। ये जो बात कही जाती है, या जिस कौन से लोअर हाउस में या अपर हाउस में ये बात कहाँ पे कही जाती है, या दोनों जगह पे कही जाती है, मतलब पेपर्स के थ्रू पास किया जाता है, तो ये कहाँ पे किया जाता है, किस प्लेस पे? वीडियो को पॉज करें, चैट बॉक्स में अपने आंसर दें, घबराए ना, और यहाँ पे ज़रूर टेस्ट को दें। आपको नहीं भी आ रहा है तो ट्राई करें। इसका सही आंसर होगा राज्यसभा अलोन। वाइस प्रेसिडेंट, आपको ये भी नोट कर लेना है कि वाइस प्रेसिडेंट, आप चैट बॉक्स में बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। पहला तो इंडियन होना चाहिए, सेकंड कितने एज का होना चाहिए, और वो उनकी रिटायरमेंट एज क्या है, ये आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वाइस प्रेसिडेंट अपर हाउस के स्पीकर की तरह होते हैं, जैसे लोअर हाउस में स्पीकर होते हैं वैसे वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के हेड होते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ज़रूर एक बार बेसिक बुक्स में अभी जाके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। एम लक्ष्मीकांत के साइड में जो ये चैप्टर है उसके ही साइड में, मतलब लास्ट पेज में आपको एक चार्ट दिया जाता है, आप उसे भी एक बार अपनी आँखों से ध्यान से देख सकते हैं ताकि आपको वो ध्यान रहे।
क्योंकि यूपीएससी माइंड गेम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप दो ऑप्शन में आके फंस जाएंगे। अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट भी है, फर्स्ट है तो डर तो लगेगा ही, बट अगर लास्ट अटेम्प्ट भी है तो घबराइए नहीं। आप इसे अपना पहला ही अटेम्प्ट मान के दें और अपने एनर्जी को हाई करें। और जब तक आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी आप यहीं पे रहें, मतलब इसी क्वेश्चन के बारे में सोचें, इसे हल करने के बारे में सोचें, ना पहले सोचें ना बाद का सोचें। तो चलिए, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने 2004 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा है। आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है। कभी एमसीक्यू के थ्रू, मतलब कभी ऑप्शन 1 2 3 4 करके पूछती है, कभी आप देख पा रहे हैं मैच द फॉलोइंग पूछ देती है। इस तरह से हमें आइडिया हो जाता है कि मतलब जब आप पेपर देंगे रियल एग्ज़ाम तो आपको शॉक नहीं लगेगा कि मैंने मॉक तो अलग दिया था और ये अलग कैसे आया। इसलिए पीवाईक्यू का बहुत फ़ायदा होता है। आपको क्वेश्चंस के पैटर्न पे ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगेगी। इसी तरह से आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके हिसाब से विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। ध्यान दीजिएगा, करेक्टली मैच नहीं है मतलब यहाँ पे 3 पेयर सही हैं, एक पेयर गलत है। तो आप बताइए कि इसमें से जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है ABCD, इसमें से कौन सा रॉन्ग पेयर है। पहला फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट, B स्टॉक एक्सचेंज कंकरेंट लिस्ट, C पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन लिस्ट, D पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट। इसमें 4 आपको देख पा रहे हैं मैच द फॉलोइंग, तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अगर आपने लिस्ट के बारे में नहीं पढ़ी है तो ज़रूर जाके आप लिस्ट पढ़िएगा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में ये लिस्ट कैसी होती है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग यूनियन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में जो भी दिए जाते हैं नाम, उनमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बना सकती है लॉज। बट अगर यूनियन ने स्ट्रांगली बनाया है कंकरेंट लिस्ट में तो पहले हम यूनियन का ही फॉलो करेंगे, उसके बाद स्टेट का फॉलो करेंगे। और कभी कभी कंकरेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों मिलके लॉज बनाते हैं। तो आप एक बार नॉर्मली आप देख लीजिएगा कि स्टेट लिस्ट में, अब देखिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि यूपीएससी ने पूछ दिया है, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी और तरह से यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ ले, तो एक बार आप जाके सिर्फ आइडिया ले लें कि यूनियन मतलब सेंटर जो गवर्नमेंट है वो किस किस टॉपिक पे लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किस किस टॉपिक पे लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो राज्य की, मतलब जैसे मुंबई की हो गई गवर्नमेंट, या बंगाल की गवर्नमेंट हो गई, यूपी की गवर्नमेंट हो गई, वो अलग अलग पार्ट के जो है उन्हें स्टेट कहते हैं। और उस स्टेट के गवर्नमेंट किस टॉपिक पे लॉ बना सकते हैं। और कंकरेंट मतलब जहाँ यूनियन और ये स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग नहीं है। इसका आंसर होगा B, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता है। कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये किस लिस्ट में आता है, स्टेट या यूनियन। पहला सही है, फॉरेस्ट आता है कंकरेंट लिस्ट में। फॉरेस्ट पे यूनियन भी लॉ बना सकती है, मतलब केंद्र सरकार भी लॉ बना सकती है और राज्य सरकार भी लॉ बना सकती है। C पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन लिस्ट में आता है, मतलब पोस्ट ऑफिस की जितनी भी लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। D पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ हमेशा स्टेट लिस्ट में आता है, बट कभी इमरजेंसी हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में स्टेट से गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की हेल्प ले सकती है, मतलब राज्य केंद्र सरकार की ले सकती है हेल्प। बिकॉज जो लॉकडाउन था, कोविड था, वो एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं थी, वो पूरे इंडिया की प्रॉब्लम हो गई थी।
इस तरह से आपको ओपन माइंड होकर यूपीएससी की तैयारी करनी है। जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आपको पूरा ओपन माइंड होना होगा और अपने आप को फ्लैक्सिबल करना होगा। मतलब कोई भी नॉलेज मिले तो आपको ये सोचना है ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, मैं यूपीएससी में इसे यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। इस तरह से आप ओपन माइंड रहें, फ्लैक्सिबल रहें कि कोई भी नॉलेज हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्लैक्सिबल रहें, ओपन माइंडेड रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो यूपीएससी ने फिर से 2004 में पूछा था। आप सोचेंगे ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट ये यूपीएससी ने पूछा है और आजकल यूपीएससी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रही है। इतने लेंदी ऑप्शन दे देती है कि बच्चे देख के ही डर जाते हैं और पढ़ने में टाइम भी कंज्यूम होता है। इसलिए हमें कहा जाता है, मतलब स्टूडेंट को बताया जाता है कि आप मॉक प्रैक्टिस करें ताकि आप अपनी स्पीड बढ़ा पाएँ। फटाफट पढ़े, फटाफट अंडरस्टैंड करने की हैबिट डालें। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके चैट बॉक्स में आंसर जरूर दें। विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इंडियन पार्लियामेंट के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ए, द अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी passed by both the House of Parliament before it can be enacted into law। जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो दोनों हाउसेस से पास होने चाहिए लॉ बनने के लिए। बी, नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द अप्रोप्रिएशन एक्ट। एक भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाला जा सकता है जब तक अप्रोप्रिएशन ना पास किया जाए अप्रोप्रिएशन एक्ट द्वारा। ये एक एक्ट है, ये एक्ट बना करके ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम मनी निकाल सकते हैं। बिना इस एक्ट के द्वारा हम पैसे नहीं निकाल सकते। सी नंबर, फाइनेंस बिल इज़ रिक्वायर्ड फॉर proposing new taxes but no additional bill act in required for making changes in the rate of taxes which are already under operation। फाइनेंस बिल में टैक्सेस के बारे में बताया जाता है। और डी नंबर है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है बिना प्रेसिडेंट से पूछे। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये इनकरेक्ट है, मतलब बी सी डी ऑप्शन सही है। अगर आपको नहीं पता था तो इसे अभी के अभी अपने नोट्स में लिख ले, बिकॉज़ ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हम इतने बड़े सेंटेंस को देख के इसे गलत मान सकते हैं, बट ये बी सी डी जो है ऑप्शन वो सही है। इसे आप नोट डाउन कर ले अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2004 में पूछे थे। ये भले ही पुराना क्वेश्चन हो लेकिन ये आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमी के क्वेश्चन हो गए। ये मेनली आपके स्टैटिक बुक से रिलेटेड होंगे। इनके जितने भी PYQ है वो कभी भी किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इलेक्शन न्यूज़ में थे तो इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक हमारा इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इलेक्शन की प्रोसेस कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरह से आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन, इस तरह से मेनली आप सेंटर के लेवल पे पार्लियामेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सब टॉपिक्स पे मेनली इलेक्शन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस ज़रूर करिएगा, उस टॉपिक को छोड़िएगा नहीं। इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन दिखे उस पर अलर्ट हो जाना है, मे भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ये है कंसीडर द फॉलोइंग टास्क। 1, सुप्रिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 2,
preparation of electoral roll off for all election to the parliament, state legislature and the office of the president and the vice president. 3 है giving recognition to political parties and allotting election system to political parties and individual contesting the election. 4 proclamation of final verdict in case of election dispute. Which of the above are the functions of the election commission of India? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम क्या है? पहले आपको यहाँ पे मैं पढ़ने का भी तरीका बता रही हूँ आपको कि आप ऑप्शन पढ़ लिए 1 2 3 4, बट पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद फिर से आंसर पढ़ें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेन फंक्शंस क्या हैं. पहला है सुप्रिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ये आपको पता है कि हाँ ये मेन काम है. सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट. सभी इलेक्शन इलेक्टोरल रोल द्वारा हो. स्टेट लेजिस्लेचर एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, उनका काम है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो वो अच्छे से हो. 3 गिविंग रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड अलॉटिंग इलेक्शन सिंबल. क्या उनका काम है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को मतलब सिंबल एलोकेट करना, इंडिविजुअली या पूरा पार्टीज़ को एक साथ सिंबल देना. 4 है प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट. अगर इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो फाइनल जो वर्डिक्ट होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है. 4 जिस हिसाब से दिया गया है कि फाइनल वर्डिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है, तो आपको पता होगा कि नहीं बहुत सारे केसेस कोर्ट में जाते हैं, तो हम यहाँ 4 को गलत मान के चलते हैं. ऑप्शन आपके पास है ए 1 2 एंड 3, बी 2 3 एंड 4, सी 1 एंड 3, डी 1 2 एंड 4. तो चैट बॉक्स में आप आंसर देना ना भूलें. इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? अगर मैंने 4 हटा दिए तो डी और बी तो ऐसे ही कट गए, तो ए या सी में से होने चाहिए. बट आप अपने दिमाग को लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा. वीडियो पॉज करके ज़रूर आंसर दें. अगर आप ऐसे ही भगा के देख ले रहे हैं वीडियो, तो ये आपके लिए कोई भी रिज़ल्ट नहीं है लाने वाला है. अगर आपको इस सेशन का 100% यूज़ करना है तो पहले आंसर दें, उसके बाद करेक्ट आंसर देखें. इससे पता चलेगा कि आपको ये आता है या नहीं आता है. और जब आप गलत देंगे उसके बाद सही आंसर पता चलेगा तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा. अगर आपने सही दिया है और आपको पता चला कि आपने करेक्ट आंसर दिए तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा. तो ज़रूर वीडियो पॉज करके आंसर दें. सिर्फ ऐसे ही ना भगा के देख लें, और हमेशा बैठ के कॉपी और पेन ले करके ये वीडियो देखें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो आप उसे फटाक से नोट डाउन कर लें. जैसे ये इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. चलिए इसका आंसर होना है ए 1 2 एंड 3. मतलब अगर पूछ भी लिया गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेन क्वेश्चन है. मतलब 4 नंबर रॉन्ग है, बाकी 1 2 एंड 3 ऑप्शन सही है. मतलब इलेक्शन कमीशन क्या करती है? फ्री और फेयर इलेक्शन हो सभी स्टेट में, ये जिम्मेदारी लेती है. सेकंड, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करती है ताकि अच्छे से स्टेट लेजिस्लेचर का, मतलब पूरा इलेक्शन जो भी जहाँ पे भी हो रहा, मतलब पार्लियामेंट का हो, कहीं का भी इलेक्शन हो. यहाँ पे देखिए सेकंड में दिया हुआ है रोल फॉर ऑल इलेक्शन टू द. यहाँ पे ऑल है, बट यहाँ पे ऑल इलेक्शन सही होगा. कभी कभी ऑल रॉन्ग होता है, बट कभी कभी सही भी होता है. तो आप ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन है स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में. चलिए इस क्वेश्चन का भी जवाब वीडियो पॉज करके आप चैट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. ये यूपीएससी ने 2004 में क्वेश्चन पूछे थे. क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहले हम ऑप्शन नंबर 1, द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ द पावर टू एडजर्न द हाउस साइन डाई बट ऑन प्रोरोगेशन इट इज़ ओनली द प्रेसिडेंट हु कैन समवन द हाउस. मतलब जो लोकसभा के स्पीकर है वो हाउस को एडजर्न कर सकते हैं, मतलब उसे पोस्टपोन कर सकते हैं
बट जो समन है, मतलब हाउस की प्रोसीडिंग होगी तो वो प्रेसिडेंट करेंगे। सेकंड है अनलेस सूनर डिसॉल्व और देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टर्म देयर इज एन ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय इनफ्लक्स ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 5 years even if no formal order of dissolution is issued by the president। यहाँ पे कहा गया है कि अगर स्पीकर ने एक्सटेंशन टर्म बोल दिया है या डिज़ोल्व टर्म का यूज़ किया है तो वो जो ऑटोमेटिकली जो लोकसभा है वो डिज़ोल्व हो जाती है। इसका कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं है डिसोल्यूशन का। तो क्या ये ऑप्शन सही है? 3, स्पीकर ऑफ लोकसभा कंटिन्यू इन ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड अनटिल इमीडिएट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो कंटिन्यू करते हैं ऑफिस जब तक कि जो फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती हाउस की। तो 3 ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है, बट आप बताइए A 1 and 2 ऑप्शन सही है, B 2 and 3, C 1 and 3, D 1 2 and 3। क्या तीनों ऑप्शन सही है? तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन है D, इसमें तीनों ही सही हैं। पहला, स्पीकर के पावर है वो एडजर्न कर सकते हैं और प्रेसिडेंट समवन भेज सकते हैं। सेकंड है अभी भी कोई फॉर्मल डिसोल्यूशन की प्रोसेस नहीं आई है। थर्ड है जो लोकसभा के स्पीकर है वो कंटिन्यू करते हैं जब तक न्यू हाउस के मेंबर नहीं आ जाते हैं, पहले मीटिंग तक वो कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको नहीं भी पता था तो आज आप नोट्स में लिख लीजिए। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे हैं 2004 के। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ए, इन द लोकसभा a non-confidence motion has to set over the ground on which it is based। जो लोकसभा है नो कॉन्फिडेंस मोशन की ग्राउंड पे बेस है। बी है इन विच ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा नो कंडीशन ऑफ admissibly have been laid down in the rule। See, a motion of no confidence once admit has to be taken up within 10 days of the leave being granted। D, Rajya Sabha is not empowered to entertain a motion of no confidence। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इसमें 1 नंबर करेक्ट नहीं है। इन लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ टू सेट आउट द ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बेस्ड। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता है, बट ये रॉन्ग है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही होता है। बी है इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा नो कंडीशन ऑफ एडमिसिबली हैव बीन लेड डाउन इन द रूल। सी है अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वंस एडमिट हैज़ टू बी टेकन अप विद इन 10 days ऑफ द लीव बीइंग ग्रांटेड। डी है राज्यसभा इज़ नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये सही है, ए नंबर रॉन्ग है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट जो यूपीएससी ने 2004 में अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे थे। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1, द हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज़ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। जो हाईएस्ट डिसाइड करने वाली बॉडी है प्लानिंग कमीशन की वो है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। सेकेंड, द सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी हैं वही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सेक्रेटरी होते हैं। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग in the concurrent list in the 7th schedule of the Constitution of India। जो हमारा संविधान है वो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग को कंकरेंट लिस्ट में
और 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखता है। मतलब जो इकोनॉमिक है और सोशल प्लानिंग है, हो सकता है आपको बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करते हुए अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि कुछ में भी प्रॉब्लम आप समझ ही सकते हैं। द तो 1, 2 एंड 3, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 2 ओनली, डी 3 ओनली। मतलब बताइए आप इसका आंसर कौन सा सही है। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके चैट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दिए होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और लाइक भी कर दिए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, मतलब बी नंबर। 1 नंबर रॉन्ग है। तो आप मुझे बताइएगा कि सबसे हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी कौन सी है इंडिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो यूपीएससी ने 2004 में पूछे थे अपने प्रीलिम्स एग्जाम में। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। 1, 4th जनरल इलेक्शन इन इंडिया। 2, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट। 3, मैसूर नेम एज कर्नाटका स्टेट। 4, मेघालय एंड त्रिपुरा बिकम फुल स्टेट। ये ज़रूर आपने अपने एम लक्ष्मीकांत में ज़रूर एक बार रीडिंग किया होगा। तो आप बताइए इसके आंसर क्या है। अगर आपको नहीं भी पता तो यहाँ से इसको अगर यूपीएससी ने दोबारा पूछ लिया तो आपकी गलत नहीं होना चाहिए, तो आपको अलर्ट हो जाना है। कम से कम ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भले ही आप और एक्स्ट्रा पढ़ें, बट जो यूपीएससी ने पूछा है और आपके सामने आ चुका है वो क्वेश्चन, उसे आप मिस आउट ना करें, क्योंकि ये आपके दो चीज़ में हेल्प कर सकती है। अगर डायरेक्ट आया क्वेश्चन तो आप तो आंसर बता पाएंगे, अगर इनडायरेक्ट आया तो आप एलिमिनेशन में भी ये सब जो मॉक आप दे रहे हैं वो बहुत हेल्प करती है एलिमिनेशन करने में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एबव। तो कौन सा इवेंट फर्स्ट में हुआ है उसको पहले रखना है, उसके बाद जो लास्ट में हुआ उसे लास्ट में रखना है। फॉर एग्जाम्पल ए 2, 1, 4, 3, बी 4, 3, 2, 1, सी 2, 3, 4, 1, डी 4, 1, 2, 3। पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, ए और सी में आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, बी और डी में 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो आप पहले 2 और 4 में जाके देखें कि पहले फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट हुआ था या मेघालय एंड त्रिपुरा बिकम फुल स्टेट। तो बताइए अगर आपने ए या सी चुना है या डी या बी या डी चुना है, तो बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहले बना फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट, उसके बाद 4th जनरल इलेक्शन इन इंडिया, फिर आता है 4 ऑप्शन मेघालय एंड त्रिपुरा बिकम फुल स्टेट, उसके बाद मैसूर का नाम चेंज होकर कर्नाटका स्टेट बना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैसूर का नाम कर्नाटका पहले था। इस तरह से आपको ओपन माइंड होके इसे देखना है और समझ के याद रखना है, क्योंकि अब ये सामने आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये अगर यूपीएससी में दोबारा पूछा गया, चाहे जैसे भी, आप इसके सवाल के जवाब सही दे पाए। रिलैक्स रहें, स्माइल करते हुए गहरी सांस लें और इस क्वेश्चन का जवाब दें जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स 2006 में पूछा था। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये राज्यसभा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है टॉपिक से। 1 नंबर है, राज्यसभा अलोन हैज़ द पावर टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी इन नेशनल इंटरेस्ट फॉर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट। राज्यसभा के पास अलोन पावर है कि स्टेट लिस्ट पे वो लॉज बना सकते पार्लियामेंट में। सेकेंड है, रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। तो बताइए लोकसभा राज्यसभा का यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। जो इमरजेंसी है वो सिर्फ लोकसभा द्वारा पास की जा सकती है, और जो पावर है नेशनल इंटरेस्ट पे ऑफ स्टेट लिस्ट पे वो राज्यसभा बना सकती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 और नॉट 2।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड नंबर ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ओनली भी लगा है, तो आप अधिकतर जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ओनली, ऑल, ये टाइप के क्वेश्चन हमेशा में भी गलत होते हैं। कभी कभी सही होते हैं, मतलब 1% सही होते हैं, 99% रॉन्ग होते हैं। और अगर यूपीएससी ने कैन करके पूछा है, जैसे आपको क्वेश्चन पता चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसके पहले के सारे सीरीज़ को ज़रूर देखें। ये तो आज हमारा 20 डेज़ है, इसके पहले वाले सारे सीरीज़ को ज़रूर देखें। इससे आप मॉक भी दे पाएंगे और यूपीएससी के क्वेश्चंस भी आप हल कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चन अभी यूपीएससी पूछ रही है। अगर आपने 2024 के क्वेश्चन देखे होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के, या 23 या 22 के, तो आपको पता चलेगा कि आजकल यूपीएससी बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछ रही है। चाहे वो सी सेट हो या यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, मतलब जीएस 1 हो या आपका सी सेट का एग्ज़ाम हो। तो इस तरह से यूपीएससी इतने लेंदी क्वेश्चन पूछ रही है जहाँ पे आपकी स्पीड मायने रखती है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में स्टेटमेंट द्वारा। जैसे यहाँ पे असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, यूपीएससी अभी पूछती है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अंडरस्टैंड। इसके पहले के मैंने सारे वीडियोस में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं जो यूपीएससी ने 2023 में पूछा है, 2022 में, 19 में, 2020 में। इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने पहले के करवा दिए, जहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कराया मैंने। आप उसे जाके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, फ्रेंड में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा जो यूपीएससी ने अपने 2007 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन है, असर्शन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है केंद्र की, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे कि ये सही है या नहीं। रीज़न है, द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इसका रीज़न ये दिया गया है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिलके बनते हैं। ये आपको पता है कि मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे, बट वो पीएम बने। तो ये बात तो सही है कि जो भी यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से मिलके बनते हैं। बट क्या ए नंबर सही है? ऑप्शन है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, ये आप करेक्ट आंसर ही देंगे। यस, इसका करेक्ट आंसर है A is false. B मतलब R is correct. A क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं यूनियन ऑफ इंडिया के, मतलब जो केंद्र की सरकार है, वो सिर्फ लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकंड, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो यूनियन मिनिस्टर के साथ वो पूरी गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना पड़ता है। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ज़रूर जाके एक बार ध्यान से इसे फिर से रिवाइज़ कर ले एग्ज़ाम आने से पहले। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें कैसा लगा ये वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।